गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो 12वीं में चल रहा है इकोनॉमिक बॉटनी और मूंगफली के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल है ये? खरीफ की फसल है। तो इसकी जो बुआई है वो कब होती है? इसकी फसल जो है वो 100 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल मूंगफली से लगभग 70 से 75 किलोग्राम गुलियां प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी उपज, उन्नत किस्मों की उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उपज जो है इसकी वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, खरीफ की फसल है, ये आपको याद रखना है। सरसों को हमने पढ़ा था रबी की फसल में। और मूंगफली के तेल की बात की जाए तो तेल के गुण क्या हैं? मूंगफली के तेल के गुण कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये नॉन ड्राइंग खाद्य तेल होता है। अशुष्कन खाद्य तेल है ये, अशुष्कन खाद्य तेल। ठीक है, तो अशुष्कन खाद्य तेल है तो इसका मतलब क्या है कि इसका तेल किस प्रकार का है? ये वायु के संपर्क में आने पर किसी भी प्रकार की परत का निर्माण नहीं करते हैं। सुनहरी पीला और एक रुचिकर गंध वाला होता है। और इसमें सर्वाधिक वसीय अम्ल क्या होता है? ऑलिक एसिड होता है। तो इसमें सर्वाधिक वसीय अम्ल कितना होता है? 56% क्या होता है? ऑलिक एसिड, ऑलिक अम्ल होता है। ठीक है, सर्वाधिक वसीय अम्ल कितना है? 56%। और कौन सा है? ऑलिक एसिड। इसके अलावा लीलोलेनिक एसिड भी होता है, पामेटिक एसिड भी होता है। इसके अलावा लिनोलेनिक अम्ल, पामेटिक अम्ल। ठीक है, और कौन सा है? और इसमें होता है अरेकिडिक अम्ल, अरेकिडिक अम्ल। ये 3 और होते हैं इसमें। तो ये 25% होता है। जो लिनोलेनिक एसिड है वो होता है 25%। ये होता है 6 से 12% और ये होता है 1 से 2%। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक वसीय अम्ल है इसके अंदर कौन सा है? ऑलिक एसिड है। इसके अलावा तेल में फास्फोरस और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं तेल में? तो तेल में उपस्थित विटामिन, कौन कौन से विटामिन हैं जो इसके अंदर होते हैं? तो इसमें देखिए, एक तो पाया जाता है थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियोसिन। थायमीन, राइबोफ्लेविन व नियासिन, ये विटामिन इसके अंदर, इसके तेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी किस्मों की बात कर ली जाए। किस्म कौन कौन सी है? तो किस्म में देखिए, RS फर्स्ट, RSB 87, RS फर्स्ट, RSB 87, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। इसके अलावा AK 12, M24, MA 10 और चंद्रा गिरनार। तो इसके कुछ जो किस्में हैं आपको याद रखनी है, चंद्रा और गिरनार। गिरनार एक गुजराती किस्म है। इसके अलावा देखिए, आर्थिक महत्व क्या है? तो मूंगफली के बीज अत्यंत पोषक होते हैं और इनको कच्चा या भूनकर खाया जाता है। 1 पौंड मूंगफली से 2700 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो इसके गुण देख लेते हैं, आर्थिक महत्व देख लेते हैं क्या क्या है। मूंगफली का आर्थिक महत्व, ठीक है, कौन कौन से हैं इसके आर्थिक महत्व में? तो बीज होते हैं इसके अत्यंत पोषक,
बीज पोषक होते हैं। इन्हें कैसे खाया जाता है? भूनकर खाया जाता है। ठीक है, इनको भूनकर खाया जाता है। इसके अलावा 1 पौंड मूंगफली से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 पौंड मूंगफली से 2700 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 पौंड मूंगफली से कितनी ऊर्जा निकलती है? 2700 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तेल का प्रमुख उपयोग खाना पकाने के तेल और तलने के माध्यम के रूप में किया जाता है। तो खाना पकाने व तलने के माध्यम के रूप में उपयोग, ये इसका तीसरा आर्थिक। और तेल का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी बनाया जाता है। तेल का हाइड्रोजनीकरण कर क्या बनाते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं। ठीक है, तो वनस्पति घी बनाया जाता है इसी तेल से। खली उत्तम पौष्टिक पशु आहार होती है। तेल का निष्कर्षक अर्थात खली पशुओं का पौष्टिक आहार है। ठीक है, तो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसको पशुओं के लिए काम में लेते हैं। तेल का प्रयोग साबुन बनाने, स्नेहक के रूप में और प्रसाधन सामग्री में भी होता है। तो साबुन बनाने, प्रसाधन के साधन होते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक जो साधन है, साबुन बनाने, प्रसाधन के साधन बनाने और स्नेहक के रूप में। ठीक है, वह स्नेहक के रूप में काम आता है। ये इसका अगला आर्थिक महत्व है। इसके अलावा मूलों में इसकी जो रूट होती है उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति के कारण मूंगफली को फसल चक्र व मिश्रित फसल चक्र के रूप में बोया जाता है। ठीक है, तो मूंगफली को फसल चक्र व मिश्रित फसल के रूप में बोते हैं। क्यों बोते हैं? क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। कौन सा जीवाणु रहता है? राइजोबियम जीवाणु रहता है। तो राइजोबियम जीवाणु करता क्या है? N2 फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा इसके प्रोटीन से ऑर्डिल नामक कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। ठीक है, तो किससे बनाया जाता है? इसके प्रोटीन से ऑर्डिल नामक कृत्रिम रेशा बनता है। इसके प्रोटीन से, इसके अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाती है? लगभग, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 25 से 28% होती है। तो इसके प्रोटीन से ऑर्डिल नामक कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशा बनता है या बनाया जाता है। इसके अलावा तेल को कीटनाशियों के लिए भी, जैसे रोटिटॉन, निकोटीन के साथ मिलाकर इसकी विषाक्तता को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर इसके तेल को, मूंगफली के तेल को कीटनाशक पदार्थों के साथ मिला दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि उनकी विषाक्तता बढ़ जाती है और प्रोटीन पूरक के रूप में जो है इसका उपभोग किया जाता है। किसका? मूंगफली का। तो ये इसके आर्थिक महत्व है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नारियल की। तेल उत्पादकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और 2 हम पढ़ चुके हैं, सरसों और इसके बाद मूंगफली, और अगला आता है नारियल। नारियल, इसको श्रीफल भी कहते हैं। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? बोटेनिकल नेम इसका होता है कोकस न्यूसीफेरा। इसका बोटेनिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा। और ये कौन सी फैमिली का सदस्य है?
तो ये है एरिकेसी फैमिली का सदस्य। इसकी फैमिली कौन सी है? एरिकेसी। ठीक है, ये इसकी फैमिली का नाम है। इसकी फैमिली को पामी भी कहते हैं या पामी भी इसकी फैमिली का नाम है। एक ही बात है दोनों। और उपयोगी पादप भाग कौन सा है इसका? यूजफुल पार्ट कौन सा है? तो यूजफुल पार्ट जो है नारियल का क्या होता है? वो होता है इसका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। ठीक है, इसका जो भ्रूणपोष है वो काम आता है। आर्थिक महत्व के रूप में इसका उपयोग होता है। उत्पत्ति और उत्पादक देश क्या है? उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्पत्ति इसकी मानी जाती है एंडीज से, उत्तरी एंडीज पर्वत श्रृंखला से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, उत्तरी एंडीज कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा इसका दूसरा मत ये कहता है, दूसरा मत, ये तो प्रथम मत है, प्रथम मत, ये इसका प्रथम मत है। इसका द्वितीय मत क्या कहता है? इसका द्वितीय मत ये कहता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका में। दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका, ये इसका दूसरा मत है। ठीक है, इसके अलावा इसका तीसरा मत क्या है कि इसकी मूल उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया का कोई स्थान है। तृतीय मत क्या कहता है इसका? कि इसकी उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई है। ठीक है, तो तीन मत है और तीनों ही मत आपको याद रखने हैं। उत्पत्ति में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तीसरा ही है, क्योंकि इसकी मूल उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिणी पूर्वी एशिया से। और वैसे इसकी उत्पत्ति प्रथम मत के अनुसार उत्तरी एंडीज है अमेरिका में, वहाँ से। द्वितीय मत कहता है दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके पादप के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। नारियल क्या है? एक ताड़ है और एक आर्द्र उष्णकटिबंधीय फसल है। नारियल एक क्या है? ताड़ है। क्या है? ताड़ है। पामी में इसको इसलिए कहा जाता है, पाम प्लांट है ये। तो नारियल एक ताड़ है और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पादप है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला पादप है। तटीय क्षेत्रों में इसे बोया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। नारियल का बोटेनिकल नेम है कोकस नुसिफेरा, फैमिली है एरिकेसी या पामी। यूजफुल पार्ट इसका क्या है? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म को ही हम काम में लेते हैं आर्थिक महत्व के रूप में, इसका एंडोस्पर्म ही सबसे ज़्यादा काम आता है। उत्पत्ति इसकी उत्तरी एंडीज से मानी जाती है प्रथम मत के अनुसार। द्वितीय मत कहता है दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका से हुई है। तीसरा मत कहता है दक्षिणी पूर्वी एशिया से हुई है। नारियल का एक पेड़ जो है वो ताड़ होता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र फसल है, यानी कि ऐसे इलाकों में मिलता है जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। तो समुद्र तट के जो इलाके हैं वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर नारियल के काफ़ी पेड़ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए इसकी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके उत्पादक देशों में सबसे इम्पोर्टेंट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत नारियल है, इंडोनेशिया में। इसके अलावा फिलीपींस, भारत, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश। इंडोनेशिया के बाद आता है फिलीपींस, ठीक है, भारत, तंजानिया, केन्या। केन्या एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। बाकी जो हैं ये इंडोनेशिया, फिलीपींस ये एशिया में आते हैं, भारत एशिया में आता है, तंजानिया एशिया में आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका व बांग्लादेश। तो ये इसके क्या हैं, प्रमुख उत्पादक देश हैं, ठीक है। भारत नारियल के उत्पादन में
प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब कौन से स्थान पर है ये? तीसरे स्थान पर। तो उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है तीसरा। वर्तमान में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, पहले पहला स्थान था। प्रथम दो स्थानों पर कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है इंडोनेशिया। ठीक है, अब फिलहाल जो है इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और जो द्वितीय स्थान है वो किसका है? द्वितीय स्थान पर है फिलीपींस। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर फिलीपींस है और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, इसके अलावा भारत में नारियल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्रथम कौन है? भारत में प्रथम कौन है? तो भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, केरल में नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी देश के कुल उत्पादन का 46% होता है। देश के कुल उत्पादन का 46% कहाँ होता है? केरल में होता है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ है? केरल में है, इंडिया में। और वैसे भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, दमन दीव, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी नारियल की खेती की जाती है। और इन सब स्टेट में एक कॉमन बात क्या है कि सबके किनारे समुद्री तट पे हैं, यानी कि समुद्री तट पर ये सारे उपस्थित हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में नारियल का व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके पादप की बात कर लेते हैं, इसका प्लांट क्या है। तो देखते हैं आगे, पादप, प्लांट क्या है? तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। और इसमें जो कोकस लिया गया है ये कोको से बना है, पुर्तगाली शब्द है ये, पुर्तगाली शब्द कोको से कोकस बना है। कोको का अर्थ क्या होता है? कोको मीन्स होता है बंदर। ठीक है, कोको को पुर्तगाली भाषा में क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं, क्योंकि नारियल का फल बंदर के सिर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम कोकस न्यूसीफेरा रखा गया है। न्यूसीफेरा का अर्थ क्या है? इसका जाति का नाम क्या है? न्यूसीफेरा। तो जो न्यूसीफेरा है उसको कहते हैं धारण करने वाला। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। इसीलिए दृढ़ फल धारण करने वाला क्या है? नट बियरिंग है। ये नट बियरिंग कहलाता है, नट बियरिंग, यानी कि दृढ़ फल धारण करने वाला। ठीक है, क्योंकि इसका फल कैसा होता है? दृढ़ फल होता है, नट फ्रूट होता है इसके अंदर, तो ये इसीलिए इसका नाम रखा गया है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें इसके प्लांट से संबंधित। तो देखिए इसे क्या कहते हैं? वंडर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडर प्लांट कहते हैं। किसको? नारियल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे खाद्य व रेशे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं इससे प्राप्त? खाद्य और रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के बाद सबसे ज़्यादा रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? नारियल से ही प्राप्त किए जाते हैं। नारियल का पादप 20 से 24 मीटर लंबा होता है। कितना होता है ये? 20 से 24 मीटर लंबा पादप होता है। इसके अलावा तकनीकी रूप से इसके पादप को वृक्ष नहीं कह सकते हैं। इसका प्रकांड, जो इसका मुख्य तना है, वो सीधा, लंबा, पतला, तने की सतह पर इसके पर्ण चिन्ह उपस्थित होते हैं और समपिच्छ की पेरिपिनेट विशाल पर्णें होती हैं, 2 से 6 मीटर लंबी। तो देखिए इसको हम एक वृक्ष ना कह करके क्या कहते हैं? ये क्या एक तरह का
ट्रंक है। ट्रंक का मतलब होता है हिंदी में प्रकांड, और इसका जो प्रकांड है वो कितना है, 20 से 24 मीटर का होता है, ठीक है। और पत्तियां जो है इसमें कौन सी पत्तियां पाई जाती है, इसमें पाई जाती है पेरिपिनेट, इम्पेरिपिनेट नहीं, पेरिपिनेट। पेरिपिनेट का मतलब होता है समपिच्छकी, ठीक है। और इसमें कितने पिच्छक होते हैं, इसमें पाए जाते हैं 20 से 30 पिनेट पाए जाते हैं प्रत्येक पत्ती में कितने पाए जाते हैं, 20 से। तो देखिए इस प्रकार की पत्ती होती है, इसके अंदर इस प्रकार से लंबे क्या पाए जाते हैं, इसमें पिनेट पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे पिनेट हैं, ठीक है। इसी तरह से होती है, ये ऐसे होती है नारियल की पत्ती। तो ये सारे पिनेट हैं, इसीलिए इसको पेरिपिनेट कहते हैं। क्योंकि शीर्ष पर पेरिपिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि शीर्ष पर कोई पिच्छक नहीं होता है, केवल दोनों तरफ दोनों सतहों पर पिच्छक होते हैं और बराबर संख्या में होते हैं और एक दूसरे के सामने होते हैं, इसीलिए ये कहलाता है पेरिपिनेट। और जो एक पर्ण है वो कितनी होती है, 2 से 6 मीटर लंबी होती है। प्रत्येक पर्ण 2 से 6 मीटर लंबी होती हैं, ठीक है। प्रत्येक पर्ण कितनी होती है, 2 से 6 मीटर लंबी। तो जो प्रौढ़ नारियल है उसके अंदर संयुक्त स्पेडिक पुष्पक्रम होता है। इसके अंदर पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है, पुष्पक्रम इसमें होता है स्पेडिक्स, ठीक है। स्पेडिक्स पुष्पक्रम होता है। स्पेडिक्स में क्या होता है कि एक तरह से जो है पुष्प, इसके अंदर एक प्याले नुमा संरचना बनती है इस प्रकार से। ये तो पुष्पक्रम दंड है और फिर इसके ऊपर क्या है, इस प्रकार से ये घूम जाता है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पेडिक्स पाया जाता है। ये जो है इसको ही हम क्या कहते हैं, स्पेडिक्स कहते हैं। क्लियर। पुष्प एक लिंगी, लेकिन पादप कैसा होता है, मोनोशियस होता है, यानी द्विलिंगी होता है, ठीक है। पुष्प कैसा है, एक लिंगी है। पुष्प कैसा है, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन प्लांट कैसा है, प्लांट मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब है द्विलिंगाश्रयी। अब द्विलिंगाश्रयी का मतलब यही होता है कि एक ही पादप पर नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं परंतु होते एक ही पादप पे हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है द्विलिंगाश्रयी, ठीक है। शाखाएं इसमें पार्श्व शाखाएं 30 से 40 होती है और एक शाखा पर 10 से 15 फल लगते हैं। परिपक्व फल बनने में 1 साल का समय लगता है, यानी कि जब नारियल का फल पककर तैयार होता है उस दौरान तक 1 साल पूरा हो जाता है, यानी कि इसको 1 वर्ष में, यानी 1 बार फल इसके अंदर बनते हैं। नारियल का फल कैसा होता है, इसमें फ्रूट कौन सा पाया जाता है, तो फ्रूट होता है इसका ड्रुप, ठीक है। इसको अस्टिल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अस्टिल। इसका फ्रूट कैसा है, अस्टिल होता है, ड्रुप होता है। इसके अलावा तिकोना होता है और फल भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनती है। फल भित्ति, जो इसके अंदर फल की भित्ति है वो 3 स्तरों से मिलकर बनती है, ठीक है। फल भित्ति में कितने स्तर होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। बाह्य जो भित्ति है इसकी, उसको कहते हैं एक्सोकार्प, एक्सोकार्प, ठीक है, या एपिकार्प भी कह सकते हैं इसे। बाहरी चिकनी, ठीक है, भित्ति, ये तो क्या होती है, एक्सोकार्प। इसके बाद आती है मध्य वाली रेशे में मध्य फल भित्ति होती है, मीजोकार्प। ये कहलाती है मध्य फल भित्ति और कैसी होती है, ये रेशेदार होती है, ठीक है। इसको मीजोकार्प कहते हैं। इसके बाद आती है अंदर काष्ठीय अंतःफल भित्ति, फिर आती है एंडोकार्प, ये होती है काष्ठीय अंतःफल भित्ति। क्लियर।
तो आपने देखा होगा जैसे ये नारियल का है फ्रूट, तो इस नारियल के फ्रूट में जो कच्चा नारियल होता है उसमें आपने देखा होगा कि बाहर की ओर एक ग्रीन जो है बित्ती पाई जाती है, बिल्कुल ग्रीन होती है वो। तो ये बाहर की बित्ती ये एक्सोकार्प होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर की बित्ती है एक जिस पर रेशे होते हैं। तो पकने के बाद का जो नारियल है जिसमें बहुत सारे रेशे होते हैं जो हमें मार्केट में मिल जाता है भूरे रंग का, तो वो वाली जो बित्ती है ऊपर वाली वो क्या है, वो इसका होता है मीजोकार्प, ठीक है, जिस पर रेशे पाए जाते हैं। और सबसे अंदर जो एक काष्ठीय बित्ती होती है ना, एक गोला सा होता है अंदर की ओर, उसके अंदर गुदा होती है खाने लायक जो है, अंदर की ओर एक क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, सफ़ेद रंग का गुदा होता है। इसके अंदर एक और जो है गोला सा होता है और इसके अंदर इस प्रकार से यहाँ आप देखते हैं कि खाने लायक भाग होता है दूधिया रंग का, ठीक है। तो ये वाला जो बित्ती है ये कहलाती है एंडोकार्प, ठीक है, ये अंतःफल बित्ती होती है। तो अंतःफल बित्ती तो काष्ठीय होती है, मध्यफल बित्ती रेशे में होती है और जो बाहरी बित्ती है वो चिकनी बित्ती होती है। तो इस प्रकार से इसकी बित्ती, फल बित्ती 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। और जो मध्यफल बित्ती है उससे कोयर नामक रेशा बनाया जाता है। इससे कौन सा रेशा बनाया जाता है, कोयर नामक रेशा बनता है, किससे, मध्यफल बित्ती से, ठीक है। मध्यफल बित्ती में ही रेशे होते हैं बहुत सारे, इससे गद्दे बनाए जाते हैं। इसके अलावा काष्ठीय अंतःफल बित्ती के भीतर इसके अंदर क्या होता है, इसके भीतर तेलीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तेलीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है, अंदर की ओर होता है ना तेलीय भ्रूणपोष। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, इसे गिरी कहते हैं, खोपरा कहते हैं और इसके अलावा चिटक कहते हैं, चिटकी जिसे हम कहते हैं, वो सारा इसी के अंदर होता है। तेल का निष्कर्षण किससे होता है, इस एंडोकार्प से ही होता है, इससे तेल का निष्कर्षण होता है, ठीक है। तो तेल कौन सी बित्ती से निकाला जाता है, अंतःफल बित्ती से निकाला जाता है। नारियल भ्रूणपोष में 60 से 70% वसीय तेल होता है। तो इसके भ्रूणपोष में एंडोस्पर्म जो है इसके अंदर 60 से 70% तेलीय या तेल होता है। कितना होता है, 60 से 70% और बहुत ही पोषक होता है। और इसीलिए तरुणावस्था में इसे क्या कहते हैं, कोकोनट मिल्क कहते हैं या इसे कहते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, या तो कहेंगे लिक्विड एंडोस्पर्म या हम इसे कहते हैं कोकोनट मिल्क, ये इसके नाम हैं। आगे चलें, जो इसका तेल का गुण है उसमें देखिए तरल रूप में पाया जाता है, ये पीले रंग का होता है और इसके अंदर बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। वसीय अम्ल लॉरिक एसिड होता है इसके अंदर 44 से 51%। इसके अलावा माइरिसिटिक एसिड होता है और अशुष्कन प्रकार का तेल होता है। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, आनंद गंगा, चंद्रालक्ष्य। और तेल का उपयोग देख लेते हैं तो खाद्य तेल के रूप में एक माध्यम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी जो गिरी है, तेल और गिरी से कई खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिससे कृत्रिम मक्खन भी बनता है, जिसे मार्गरीन कहते हैं उससे, और ये भी बनाया जाता है। कैंडी बार बनाई जाती है, मिठाइयाँ, बिस्किट सब बनाए जाते हैं। हाइड्रोजनीकरण कर इसके तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। इसके अलावा केश तेल के रूप में भी यह प्रचलित है। और तेल निष्कर्षण के बाद जो इसकी बची हुई खली है उसको कहते हैं पुनेक। क्या कहते हैं, पुनेक नाम होता है उसका। और पुनेक जो है वो पशुओं के लिए एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में काम लिया जाता है, ठीक है। अन्य उपयोग क्या है, तो नारियल का अन्य उपयोगों में देखें हम, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक कार्यक्रमों में एक ये आवश्यक पदार्थ के रूप में माना जाता है। पुष्पक्रम पर घाव बनाकर इसमें ताड़ी बनाई जाती है, शर्करा प्राप्त की जाती है। फल की मध्य भित्ति से कोयर रेशा बनाया जाता है, जिससे ब्रश, झाड़ू, गद्दे बनाए जाते हैं। कोकोनट मिल्क एक उत्तम किस्म का पेय पदार्थ है। और इसके अलावा नारियल के स्तंभ से बल्लियाँ, पत्तियों से छत,
ये सारे इससे बनाए जाते हैं और इसकी काष्ठ से चारकोल बनाया जाता है। तो ये आर्थिक महत्व का पादप है, इसे जीवन देने वाला पादप भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।